नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की खास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें। हिंदुस्तानी फिजाइया ने जनरल बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर हादसे की तहकीकात के लिए तीनों अफवाज की एक मुश्तरका तहकीकात का हुक्म दिया है, जिसकी सरबराही एयर मार्शल मनविंदर सिंह करेंगे, जो फिजाइया के ट्रेनिंग कमान के ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ हैं। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने तमिलनाडु के कन्वर में हेलीकॉप्टर हादसे पर जुमेरात को ऐवान ज़ेरी लोकसभा और ऐवान बाला राज्यसभा में अपने बयान में जानकारी दी। वज़ीर दिफा ने ऐवान की जानिब से जनरल रावत, उनके अहलिया मधुलिका रावत और दीगर फौजी अफसरान को खिराज अकीदत पेश करते हुए उनके अहल खाना से ताज़ियत का इजहार किया। उन्होंने दोनों ऐवानों से कहा कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल रावत की आखिरी रसूमात पूरे फौजी एजाज़ात के साथ की जाएंगी। हादसे की तहकीकात के बारे में उन्होंने कहा कि हिंदुस्तानी फिजाइया ने वाक़े के सिलसिले में एयर मार्शल मनविंदर सिंह, एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ट्रेनिंग कमांड्स की सरबराही में वाक़े की तहकीकात का हुक्म दिया। अपने बयान में वज़ीर दिफा ने कहा कि इंतहाई दुख की बात है कि मैं आपको 8 दिसंबर की सपहर फौजी हेलीकॉप्टर के हादसे की अफसोसनाक खबर पहुंचाने के लिए आपके दरमियान खड़ा हुआ हूं, जिसमें हिंदुस्तान के अवलीन चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत हेलीकॉप्टर में सवार थे। आज मैं बड़े दुख और भारी मन से 8 दिसंबर 2021 की दोपहर में हुई मिलिट्री हेलीकॉप्टर, जिसमें भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, उनकी धर्मपत्नी एवं 12 अन्य सवार थे, की दुर्घटना के दुर्भाग्यपूर्ण समाचार से अवगत कराने के लिए आप सबके बीच खड़ा हुआ। जनरल बिपिन रावत डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन के स्टूडेंट ऑफिसर से इंटरेक्ट करने के लिए अपने एक शेड्यूल्ड विजिट पर थे। एयरफोर्स के MI-17V5 हेलीकॉप्टर ने कल 11:48 पर सुलूर एयरबेस से अपनी उड़ान भरी, जिसे 12:15 पर वेलिंगटन में लैंड करना था। सुलूर एयरबेस के एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने लगभग 12:08 पर हेलीकॉप्टर से अपना कांटेक्ट खो दिया। बाद में कुनूर के पास जंगल में कुछ स्थानीय लोगों ने आग लगी हुई देखी। जब वे भागकर उस स्थान पर पहुंचे तो उन्होंने मिलिट्री हेलीकॉप्टर के अवशेष को आग की लपटों से घिरा हुआ देखा। स्थानीय प्रशासन से एक बचाव दल उस जगह पर पहुंच गया। उन्होंने क्रैश साइट से सर्वाइवर्स को रिकवर करने का भी प्रयास किया। उस अवशेष से जितने भी लोगों को निकाला जा सका, उन सबको यथाशीघ्र वेलिंगटन के मिलिट्री हॉस्पिटल पहुंचाया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार उस हेलीकॉप्टर में सवार कुल 14 लोगों में से 13 लोगों की मृत्यु हो गई। जिन लोगों की दुर्भाग्यपूर्ण मौतें हुई, उनमें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती मधुलिका रावत, उनके रक्षा सलाहकार ब्रिगेडियर लखविंदर सिंह लिड्डर, स्टाफ ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह और एयर फोर्स हेलीकॉप्टर क्रू समेत आर्म्ड फोर्सेस के अन्य 9 लोग शामिल हैं। उनके नाम हैं विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान, स्क्वाड्रन लीडर कुलदीप सिंह, जूनियर वारंट ऑफिसर राणा प्रताप दास, जूनियर वारंट ऑफिसर अरकल प्रदीप, हरविंदर सतपाल राय, नायक गुरुसेवक सिंह, नायक जितेंद्र कुमार, लांस नायक विवेक कुमार, लांस नायक बी साई तेजा। सभी पार्थिव शरीर को आज शाम तक इंडियन एयरफोर्स प्लेन से दिल्ली लाया जाएगा। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह वेलिंगटन के मिलिट्री हॉस्पिटल में लाइफ सपोर्ट पर हैं और उन्हें बचाने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, एयर चीफ मार्शल श्री VR चौधरी को घटनास्थल पर दुर्घटना की सूचना प्राप्त होने पर कल ही भेज दिया गया है। उन्होंने घटनास्थल एवं वेलिंगटन हॉस्पिटल जाकर स्थिति का जायजा लिया। इस दुर्घटना के संबंध में इंडियन एयरफोर्स द्वारा एयर मार्शल मनविंदर सिंह की अध्यक्षता में एक ट्राई सर्विस इंक्वायरी के भी आदेश दे दिए गए हैं। इंक्वायरी टीम के अफसर्स ने कल ही वेलिंगटन पहुंचकर अपना कार्य भी प्रारंभ कर दिया है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का
राज्यसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन मल्लिकार्जुन खड़गे ने मरकजी हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया और इल्ज़ाम लगाया कि कुन्नूर हादसे में शहीद हुए जनरल बिपिन रावत और दीगर शोहदा को खिराज अकीदत पेश करने के लिए ऐवान में अपोजिशन को मौका नहीं दिया गया। हेलीकॉप्टर में हादसा हुआ और उसकी जानकारी राजनाथ सिंह जी उस घटना के बारे में एक स्टेटमेंट दिए। उस वक्त हम सभी अपोजिशन लीडर की ये मांग रही और चेयरमैन साहब से भी हमने कहा, जो डिप्टी चेयरमैन साहब डिसाइड कर रहे थे, कि हमने उनसे विनती की कि सरकार के ओर से तो स्टेटमेंट और श्रद्धांजलि हुई, सदन के डिप्टी चेयरमैन के ओर से भी श्रद्धांजलि अर्पित किया गया, लेकिन मैं एक विपक्ष का नेता होते हुए और हमारे सारे पार्टी के फ्लोर लीडर्स, इनका सबका कहना एक ही था कि हम भी 2-2 मिनट या 1 मिनट अपने हृदयपूर्वक श्रद्धांजलि उनको अर्पित करें। लेकिन ना सरकार ना चेयर हमको अलाउ नहीं किया। तो ये ऐसा दर्शाता है कि बाकी के विषय तो छोड़िए, वो पॉलिटिकल है, ये तो नेशनल राष्ट्रीय एक बहुत बड़े व्यक्ति, जो पहला आदमी चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ की पोस्ट क्रिएट करके की थी, और वैसा व्यक्ति की जब ऐसे बड़ी घटना हो, हादसा हो गई, उसको श्रद्धांजलि अर्पण करने के लिए भी अगर हमको समय हेलीकॉप्टर में हादसा हुआ। और तमिलनाडु के कुन्नूर में हुए अफसोसनाक हादसे में मुल्क ने अपने पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत को खो दिया। उनके साथ ही इस हादसे में उनकी बीवी मधुरिका और फौज के 11 ओहदेदारों की भी मौत हो गई। इस हादसे के बाद पूरे मुल्क में गम की लहर है। पार्लियामेंट से लेकर सड़क तक मुल्क भर में बिपिन रावत और उनके साथ जान गंवाने वाले सभी फौजी ओहदेदारों को खिराज अकीदत पेश किया जा रहा है। तमिलनाडु में मकामी लोगों ने हादसे में मारे गए लोगों के उनकी लाशों को ले जाने वाले मद्रास रेजिमेंटल सेंटर से सुलूर एयरबस जाकर उन एम्बुलेंसेस पर फूल निछावर किए और मरने वालों को खिराज अकीदत पेश किया। हिंदुस्तानी फिजाइया के हेलीकॉप्टर हादसे में हलाक जामाजों की लाश को ले जा रहे काफिले में शामिल एक एम्बुलेंस और एक पुलिस गाड़ी तमिलनाडु के वेलिंगटन से सुलूर के दरमियान रास्ते में हादसे का शिकार हो गई। एम्बुलेंस में रखी लाशों को दूसरे एम्बुलेंस में मुंतकिल करके आगे रवाना किया गया। हादसे में 7 पुलिस जवानों के जख्मी होने की भी इत्तला है। ये 2 अलग अलग हादसा हैं जो आज उस वक्त हुए जब एम्बुलेंस और सिक्योरिटी की गाड़ियों का काफिला वेलिंगटन से सुलूर हवाई अड्डे की तरफ जा रहा था। अचानक पुलिस गाड़ी का एक्सेल टूट गया और हादसा सरजद हो गया। गाड़ी ड्राइवर ने गाड़ी को रोका और उसी अमल में वो सड़क किनारे दीवार से जा टकराया। इस वाक़े में 7 पुलिस एहलकारों को मामूली चोटें आईं और उन्हें मेट्टुपालयम के सरकारी अस्पताल में दाखिल करवाया गया। इस वाक़े के कुछ मिनट बाद हेलीकॉप्टर हादसे में हलाक जामाजों की लाशों को ले जाने वाली एम्बुलेंस में से एक मामूली हादसे का शिकार हो गया। हादसे के फौरन बाद एम्बुलेंस में रखी गई लाशों को दूसरे एम्बुलेंस में मुंतकिल किया गया और उसके बाद सभी गाड़ियां बाहिफाजत सुलूर एयरबेस की तरफ बढ़ गई।
चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर हादसे का एक नया वीडियो जुमेरात के रोज सामने आया, जिसे क्रैश से ठीक पहले का बताया जा रहा है। इसे नीलगिरी के जंगलों में एक टूरिस्ट ने अपने मोबाइल से रिकॉर्ड किया। इसमें दिख रहा है कि चॉपर धुंध के बीच बहुत नीचे उड़ रहा है। वीडियो कुछ सेकंड का ही है। ऐसा कहा जा रहा है कि इसके कुछ ही सेकंड्स के बाद ही चॉपर पेड़ों से जा टकराया। इस हेलीकॉप्टर का ब्लैक बॉक्स भी बरामद कर लिया गया है। इससे पहले कुछ चश्मदीद भी सामने आए। इनके मुताबिक हेलीकॉप्टर तेजी से पेड़ों पर गिरा, इसके बाद उसमें आग लग गई। एक और चश्मदीद का कहना था कि उसने जलते हुए लोगों को गिरते देखा। ब्लैक बॉक्स है। वजारत दिफा ने एक बयान जारी करते हुए बताया कि तमिलनाडु के कन्नूर में हादसे का शिकार हुए सभी फौजी मुलाजिमीन या अहदेदारों के अफराद खानदान को लाशों की पहचान के लिए दिल्ली बुलाया गया। वजारत दिफा ने अपने बयान में कहा कि हादसा इतना शदीद था कि मारे गए लोगों की लाशों की सही पहचान करना बहुत मुश्किल हो गया है। आखिरी रसूमात एक सेंसिटिव मामला है और अफराद खानदान की जज्बात से जुड़ा है। वजारत का कहना है कि लाशों की सही पहचान करने और उन्हें अफराद खानदान को सौंपने के लिए सभी ज़रूरी इंतजाम किए जा रहे हैं। इस हादसे में जुमला 13 लोगों की मौत हुई है, जिनमें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और उनकी बीवी मधुलिका रावत भी शामिल हैं। मारे गए सभी लोगों के नज़दीकी रिश्तेदारों को दिल्ली बुलाया गया है। फौज की तरफ से मुतासरा खानदान की हर मुमकिन मदद की जा रही है। वजारत दिफा का कहना है कि लाशों की सही शिनाख्त के लिए रिश्तेदारों की मदद ली जाएगी। लाशों की पहचान के बाद आखिरी रसूमात के इंतजाम किए जाएंगे। अब एक और बड़ी खबर, मरकजी हुकूमत की जानिब से तरमीम शुदा तजवीज़ सौंपे जाने के बाद किसान तंजीमों ने अपनी साल भर से चल रही किसान तहरीक को मुलतवी कर दिया। इसका ऐलान जुमेरात को सिंघू बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा ने किया। किसानों ने कहा कि वो हफ्ते के रोज से दिल्ली सरहदें खाली करेंगे और 15 जनवरी को मीटिंग करेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा ने बताया कि 11 दिसंबर से फतेह के साथ दिल्ली बॉर्डर से किसानों का इखलास शुरू हो जाएगा। वहीं राकेश टिकैत ने कहा कि हम पहले 10 तारीख मुकर्रर करना चाहते थे, लेकिन कल हेलीकॉप्टर हादसे के सबब हमने 11 दिसंबर को यौम फतेह मनाने का फैसला किया है। किसान तहरीक मुलतवी करने का मतलब क्या है? इस सवाल के जवाब में किसान लीडर गुरनाम सिंह चरनी ने बताया कि इसका मतलब है कि तहरीक अभी खत्म नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने कई वादे किए हैं, मुकदमात की वापसी की बात कही है, मुआवजा देने की बात कही है, लेकिन ताहाल मुकदमात वापस नहीं हुए और मुआवजा भी नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि हुकूमत अपने वादे पूरे करे तो हम अपने वादे पूरे करेंगे। क़वानीन मनसूख करने के बाद मरकजी हुकूमत एक तजवीज़ लेकर आई थी, जिसे किसानों ने कबूल कर लिया। उनके मुतालबे की बुनियाद पर मरकज ने तहरीरी तौर पर ऐसा ही किया। दरिया इसनाद सिंघू बॉर्डर पर मुजाहरा कर रहे किसानों ने अपने खेमे हटाने शुरू कर दिए हैं। उन्हें मिठाइयाँ तकसीम करते हुए भी देखा गया, जो जाहिर करता है कि तहरीक का खात्मा अनकरीब है। सभी का धन्यवाद, सभी प्रेस का धन्यवाद। और बहुत सी बातें आप सब लोगों के सामने होगी है, आई है। एक साल तक जो आप प्रेस के लोग हर रोज खबरें दिखाते रहे, आप सबका धन्यवाद। और यहाँ से हम 2-3 चीजें इकट्ठी करके जाएंगे। संयुक्त मोर्चा था, है और रहेगा।
घड़ी में नहीं, हम उस दुख की घड़ी में देश के साथ में हैं। जो हमारे किसान शहीद हुए हैं, जो हमारे जवान शहीद हुए हैं, हम उनके साथ में कल हैं। और परसों से 11 तारीख से हम इस विजय सरकार के साथ किसान कायदीन की बातचीत के बाद तहरीक मुलतवी करने के ऐलान पर कांग्रेस ने इसे किसानों की जीत करार देते हुए कहा कि इससे साबित हो गया है कि जमहूरियत की असल ताकत अवाम है। कांग्रेस के तर्जुमान रणदीप सिंह सुरजेवाला ने जुमेरात को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसानों को मुबारकबाद दी और कहा कि दिल्ली की सरहदों पर 378 दिनों से मुसलसिल जद्दोजहद करने वाले मुल्क के अन्नदाताओं को बिलाखिर जीत मिली। उन्होंने इसे हुकूमत की शिकस्त करार दिया, लेकिन कहा कि सरमायादारों की पूजा करने वाली हुकूमत के खिलाफ गरीबों, मजदूरों और किसानों की जद्दोजहद नए तरीकों से जारी रहेगी। सत्ता हासिल भी कर लें तो भी उसके संचालन के सूत्र देश की जनता के हाथ में ही रहते। मोदी सरकार को सदन की असंवैधानिक मनमानियों को सड़क पर कैसे ठीक किया जाता है, ये देश के किसानों ने कर दिखाया है। आज हम कह सकते हैं कि प्रजातंत्र के एक नए युग की शुरुआत हुई है और मोदी सरकार की हार में ही भारत के प्रजातंत्र की जीत है। पर लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। एक बड़े संघर्ष की आज शुरुआत है। ये संघर्ष किस बात का है? ये संघर्ष है किसानों को उपज का केवल न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं, लाभकारी मूल्य दिलवाने का। ये संघर्ष है किसानों को 2022 तक आय दुगनी करने के वादे को निभवाने का। साल 2022 में अब केवल 20 दिन रह गए। मोदी जी सत्ता में आए थे और वोट हथियाए थे। किसान की आय 2022 तक दुगनी हो जाएगी इस वादे के साथ। पर सरकारी एनएसओ का आंकड़ा कहता है कि किसान की आय घटकर 27 रुपया प्रतिदिन हो गई, जो प्रतिदिन की मनरेगा मजदूरी से भी कम है। इसलिए सवाल तो पूछना ही होगा और संघर्ष तो करना ही होगा। तीसरा, किसान खेत मजदूर को जानलेवा कर्ज मुक्ति के बंधन से आजाद करवाने का। आज जब भारत सरकार का एनएसओ कहता है कि देश के हर किसान पर 74,000 रुपया का औसत कर्ज है और भारत की मोदी सरकार कहती है कि किसान और मजदूर की कर्ज माफी के लिए उसके पास फूटी कौड़ी नहीं, परंतु चंद पूंजीपति मित्रों के कर्ज माफ कर सत्ता हासिल भी कर लें। मरकजी हुकूमत ने ज़राई कानून वापस ले लिए हैं और किसान अगले 2-3 दिन में पंजाब वापस आ रहे हैं। अब इस पर पंजाब के कायदीन आमने सामने हो गए हैं। सबसे आगे वज़ीर आला चरणजीत सिंह चन्नी और साबिक़ वज़ीर आला कैप्टन अमरिंदर सिंह हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने दावा किया है कि उन्होंने इसके लिए मरकजी हुकूमत से लगातार बातचीत की, साथ ही एक ऑल पार्टी मीटिंग भी बुलाई और अब किसान उन्हीं की वजह से वापस लौट हैं। इसके अलावा उनकी तरफ से हुकूमत रहते हुए शहीद खानदानों को नौकरियां दी गई, मुआवजा दिया गया। दूसरी तरफ पायल में एक पब्लिक मीटिंग से खिताब करते हुए वज़ीर आला चन्नी ने इल्ज़ाम लगाया कि महाराजा ने 4.5 साल कुछ नहीं किया। किसान तंजीम की जीत किसानों की खुद की जीत है। 700 लोगों की शहादत हुई तब जाकर मोदी हुकूमत झुकी है। इसमें महाराजा को क्रेडिट देने की जरूरत नहीं है। 2014 से नवंबर 2021 तक 10,756 बैरूनी कंपनियों ने हिंदुस्तान में अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। इसी दौरान 2,783 कंपनियों ने अपना कारोबार समेट लिया है। ये जानकारी हुकूमत ने लोकसभा में दी है। कॉमर्स और इंडस्ट्री के वजीर अनुराग ठाकुर ने लोकसभा में एक रिटर्न रिप्लाई दिया, जिसमें नए बैरूनी कंपनियों ने राब्ता, ब्रांच ऑफिस, प्रोजेक्ट ऑफिस और उनकी दीगर जो कंपनियों के साथ रजिस्ट्रेशन किया है उनकी तफसीलात दी। जिन कंपनियों ने अपने कारोबार बंद किए उसकी कई वजूहात हैं। इसमें प्रोजेक्ट के पूरा होने, रीस्ट्रक्चरिंग या मर्जर होना अहम वजह माना जा रहा है। साथ ही कई कंपनियों ने मैनेजमेंट के फैसलों की वजह से हिंदुस्तान में अपना ऑपरेशन बंद कर दिया। ठाकुर ने बताया कि मुल्क में 30 नवंबर तक बैरूनी कंपनियों की 12,458 यानी सब्सिडीज कंपनियां हैं। उन्होंने कहा कि 9 महीने से कम वक्त के लिए
14,90,000 करोड़ रुपए के एक्सपोर्ट इनवॉइस की रकम बकाया है। 13,50,000 करोड़ रुपए 9 महीने से ज्यादा वक्त से बकाया है। ये आंकड़े रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हवाले कर दिए गए हैं। हुकूमत ने बताया कि 2 दिसंबर तक 9,90,000 करोड़ रुपए 15 महीने से ज्यादा वक्त से बकाया एक्सपोर्ट इनवॉइस के तौर पर है। इसके अलावा 79,053 लाख करोड़ का सेटलमेंट एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी यानी ईसीजीसी की जानिब से बैंकों को मुख्तलिफ डिफॉल्ट पेमेंट के तौर पर एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस कवर के तहत तय किया गया है। माली साल 2021 में कोविड वबा के दौरान वैसे माली साल 2020 के मुकाबले में मेडिकल इक्विपमेंट और फार्मास्यूटिकल्स के इंपोर्ट में काफी ज्यादा इजाफा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने 2002 में गोधरा फसादात के बाद गुजरात के मुख्तलिफ हिस्सों में भड़के फसादात के मामलात की खुसूसी तफ्तीशी टीम यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के तहकीकात के तौर पर तरीकों पर सवाल उठाते हुए इसकी नए सिरे से जांच की मांग वाली पिटीशन पर समाअत के बाद जुमेरात को अपना फैसला महफूज कर लिया। जज AM खानोलकर की सदारत वाली 3 रुकनी बेंच ने आनजानी साबिक रुकने पार्लियामेंट एहसान जाफरी की अहलिया जकिया एहसान जाफरी के अलावा SIT और दीगर की तफसीली दलाइल सुनने के बाद अपना फैसला महफूज कर लिया। फसाद में साबिक रुकने पार्लियामेंट जाफरी मारे गए थे। अजीगुजार ने फसादात में सियासतदानों और गुजरात पुलिस पर साजबाज का इल्जाम लगाते हुए कहा कि इस मामले में SIT ने ठीक तरह से तफ्तीश करके अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की, जिससे उस वक्त के वज़ीर आला नरेंद्र मोदी और दीगर इल्जाम से बरी हो गए। इसलिए इस मामले की नए सिरे से तफ्तीश किए जाने की जरूरत है। सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने समाअत के दौरान संगीन सवालात उठाते हुए बेंच के सामने कहा कि मुल्जिमीन के खिलाफ ठोस सबूत और जरूरी दस्तावेजात दस्तियाब होने के बावजूद SIT ने मुल्जिमीन को कसूरवार नहीं माना। इसका फायदा मुल्जिमीन को मिला और वो अदालत से बरी हो गए। SIT का मौक़िफ़ रखते हुए हिंदुस्तान के साबिक अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने अर्जी गुजारों के इल्जामात को खारिज करते हुए कहा कि इस मामले में संगीन तरीके से तफसीली जांच की गई, तमाम सबूतों और दस्तावेजात की मुकम्मल तहकीकात की गई। ख्याल रहे कि 27 फरवरी 2002 को गुजरात के गोधरा रेलवे स्टेशन पर साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन पर सैकड़ों लोगों की एक बेकाबू भीड़ ने हमला कर दिया था, जिसमें 59 मुसाफिर मारे गए थे। इस वाक़े के अगले दिन यानी 28 फरवरी को गुजरात के मुख्तलिफ हिस्सों में फसादात भड़क गए थे, जिसमें एहसान जाफरी समेत सैकड़ों लोग मारे गए थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरपरस्त से आला और मेंबर पार्लियामेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का कहना है कि आईन हिंद हर किसी को आज़ादी और हुकूक की जमानत देता है और हम अपने हुकूक की बहाली चाहते हैं। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के अवाम से छीने गए हुकूक की बहाली की खातिर नेशनल कॉन्फ्रेंस अपनी पुरअमन जद्दोजहद जारी रखेगी। इन बातों का इजहार फारूक अब्दुल्ला ने शेर कश्मीर भवन में पार्टी कारकुनों से खिताब के दौरान किया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में इस वक्त अफसरशाही मुसल्लत की गई, जिस वजह से लोगों के मसाइल हल ही नहीं हो रहे हैं। उनका मजीद कहना था कि हम किसी रियासत का हक नहीं मांगते, हम वो मांगते हैं जो हमसे जबरी तौर पर छीना गया। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि आर्टिकल 370 की बहाली की खातिर नेशनल कॉन्फ्रेंस हर महाज पर अपनी आवाज़ बुलंद करती रहेगी। उन्होंने बताया कि इस कानून की वापसी को लेकर पुरअमन जद्दोजहद जारी रहेगी। दिल्ली के रोहिणी कोर्ट के रूम नंबर 102 में धमाका होने से अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। इस हादसे की जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीमें मौके पर पहुंच गई। जांच के लिए कैबिन के आसपास सिक्योरिटी भी बढ़ा दी गई। बम धमाके में कुछ लोगों के जख्मी होने की भी इत्तला है। फायर ब्रिगेड हुक्काम के मुताबिक उन्हें इस बम धमाके की इत्तला सुबह 10:40 पर मिली, जिसके बाद 7 गाड़ियों को जाए वकूफ के लिए रवाना किया गया। धमाके की आवाज़ सुनते ही अदालत में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया और जो जहां था वहां से महफूज जगह पर पहुंचने की कोशिश करने लगा। हालांकि कुछ देर बाद इंकशाफ हुआ कि धमाका एक लैपटॉप में हुआ था, जिसकी वजह शॉर्ट सर्किट थी। इसके बाद भी लोग दहशत में रहे। एहतियातन अदालत की सभी कार्रवाइयां रोक दी गई। अब पुलिस मामले की जांच कर रही है और किसी भी तरह की लापरवाही ना हो, इसका भी ध्यान रख रही है। दिल्ली पुलिस ने जाए हादसे की घेराबंदी करते हुए वहां पर सिक्योरिटी बढ़ा दी है। दिल्ली पुलिस के सीनियर अफसर जाए हादसे पर पहुंचे। पुलिस ने अभी तक किसी तरह का कोई ऑफिशियल बयान जारी नहीं किया। अब बात करते हैं कोरोना केसेस की। पिछले 24 घंटों में दुनिया भर में कोरोना के मामलों में इजाफा देखा गया। पिछले 24 घंटों में
दुनिया भर में 7,46,887 नए केसेस दर्ज किए गए। इसी दौरान 8,614 अफराद की मौत हुई। इस इजाफे के बाद कोरोना से मुतासरीन का मजमूई आंकड़ा बढ़कर 26,83,02,694 हो गया, जबकि अमवात की तादाद बढ़कर 52,98,833 हो गई। दुनिया भर में फिलहाल 2,15,14,942 अफराद का कोरोना का इलाज जारी है। हिंदुस्तान में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के एक्टिव केसेस में एक बार फिर इजाफा सामने आया और इन्फेक्शन के 9,419 नए मामले दर्ज किए गए। जुमेरात की सुबह मरकजी वजारत सेहत की जानिब से जारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में मुल्क में कोरोना इन्फेक्शन के 9,419 नए केसेस सामने आए, जिसके साथ ही मुतासरीन की तादाद बढ़कर 3,46,66,241 हो गई। इस दौरान 8,251 मरीज सेहतयाब हुए और अब तक 3,40,97,388 अफराद कोरोना से निजात पा चुके हैं। इसी अरसे के दौरान एक्टिव केसेस 1,009 से बढ़कर 94,742 हो गए। इसी अरसे में 159 मरीज जिंदगी की जंग हार गए और अब तक इस वबा से मरने वालों की तादाद 4,74,111 हो गई। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से मुतासिर महाराष्ट्र का पहला मरीज पूरी तरह से ठीक होकर अपने घर पहुंच गया। पेशे से मरीन इंजीनियर इस 33 साल के शख्स को कल्याण डोंबिवली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के इलाके में वाक़ उसके घर पर क्वारंटाइन किया गया था। नवंबर के आखिरी हफ्ते में मुंबई के लिए उड़ान भरने से पहले दुबई के रास्ते वो साउथ अफ्रीका से दिल्ली हवाई अड्डे पर पहुंचा था। कोरोना से मुतासिर होने की तस्दीक के बाद इसकी जीनोम सीक्वेंसिंग कराई गई थी। महाराष्ट्र में अब तक ओमिक्रॉन वेरिएंट के 10 मामले सामने आए हैं। रोहित शर्मा को विराट कोहली की जगह 4 शुबे को वनडे टीम का कैप्टन बनाया गया। कप्तान बनने से पहले रोहित से यूट्यूब चैनल पर कोहली के बारे में सवाल किया गया था। उस पर उन्होंने कहा कि कोहली अभी भी टीम के लीडर हैं, उनकी मौजूदगी टीम के लिए बेहद अहम है। वनडे के नए कप्तान रोहित शर्मा पहले भी कई मौक़ों पर टीम की कमान संभाल चुके हैं। उनकी सरबराही में इंडिया ने 10 वनडे मैच खेले हैं, 8 में हिंदुस्तान को जीत मिली है। रोहित ने एक यूट्यूब चैनल से कहा कि विराट जैसे शानदार बल्लेबाज की टीम को हमेशा जरूरत होती है। पंजाब के फरीदकोट जिले में इंटरनेशनल शूटर खुशसीरत कौर ने गोली मारकर खुदकुशी कर ली। घर में ही अपने कमरे में 17 साल की खुशसीरत ने खुद को गोली मारी। अफराद खानदान को गोली चलने की आवाज़ से इस वाक़े का पता चला तो पुलिस को जानकारी दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उनकी लाश को कब्जे में ले लिया। कमरे में तलाशी में कोई सुसाइड नोट नहीं मिला, लेकिन अफराद खानदान के मुताबिक खुशसीरत काफ़ी तनाव में थी, शायद इसीलिए उसने यह कदम उठाया। खुशसीरत 12वीं में नॉन मेडिकल की स्टूडेंट थी। बताया जा रहा है कि खुशसीरत पिछले कुछ वक्त से डिप्रेशन में थी। डिप्रेशन की वजह खेल में अच्छा परफॉर्म ना कर पाना था। खुशसीरत का एक छोटा भाई है और माँ बाप सरकारी नौकरी करते हैं, इसलिए घर से माशी तौर पर उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी। खुशसीरत के सुसाइड करने की खबर के बाद इंतजामिया और कोचिंग सेंटर के अहदेदार भी उनके घर को पहुंचे। बता दें कि काफ़ी अच्छी प्लेयर थी और इसने एक ही साल में 11 गोल्ड मेडल कौमी सतह पर जीतकर तारीख रकम की थी, लेकिन बाद में परफॉर्मेंस खराब होने की वजह से वो डिप्रेशन में चली गई थी। नाजरीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए एनालिसिस के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।